ये भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी डीडी किसान की टीम की तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बता दें आपको कि हमारे किसान ही हमारे देश की रीढ़ है, जो कठिन मेहनत से अन्न उगाकर करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही देश मजबूत और आत्मनिर्भर बनता है। आजादी के इस दिन पर हम आपको नमन करते हैं और आपके योगदान को सम्मान देते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं और हर घर तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश फैलाएं। मंडी खबर के इस खास बुलेटिन में आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताजा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े और कहां रही गिरावट, और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खास तौर पर हमारा जो फोकस है वो रहेगा दलहन, तिलहन, गेहूं, धान, लाल मिर्च और धनिये पर। इसके अलावा भी बता दें आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। और ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। जी, सभी किसान भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके ही लगन और मेहनत की बदौलत आज हम दुनिया में अन्न उत्पादन में शीर्ष स्थानों पे हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत सही कदम पे जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल, सभी को बधाई। और इसी के साथ आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। खरीफ अरहर की पैदावार 34 लाख टन के पार, रबी चने की उपज में बढ़त अनुमानित। कुल तिलहन की पैदावार 426 लाख टन के पार, सरसों की रबी उपज 126 लाख 6 हजार टन होने का अनुमान। बासमती चावल का निर्यात 52 लाख मीट्रिक टन के पार, गैर बासमती चावल के निर्यात ने पार किया 1 करोड़ का आंकड़ा। आइए बुलेटिन में बात करते हैं दलहन की। जानकारी दें आपको कि कुल दलहन की पैदावार में साल 2024-25 के दौरान 252 लाख टन के पार इसकी जा सकती है पैदावार, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। अरहर, चना और मूंग की पैदावार को देखें तो इसमें साल इजाफा हो सकता है, जिसका असर बाजार भाव पर पड़ सकता है। दलहनी फसलों की पैदावार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत दालों के उत्पादन और खपत दोनों मामलों में दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ के जलवायु और कृषि परिस्थिति दालों की खेती के लिए बेहद अनुकूल हैं। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि देश में हर साल दालों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर की दालों की पैदावार को लेकर ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर अरहर, चना और मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। खरीफ अरहर की बात करें तो 2024-25 में इसकी पैदावार 35 लाख 61 हजार टन होने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक है। 2023-24 में अरहर की पैदावार 34 लाख 17 हजार टन रही थी। इस तरह इस साल खरीफ अरहर की पैदावार पिछले साल से लगभग 1 लाख 44 हजार टन अधिक होने की संभावना जताई गई है। वहीं रबी चने की पैदावार साल 2024-25 में 113 लाख 37 हजार टन हो सकती है, जो बीते साल 110 लाख 39 हजार टन रही थी। उड़द की रबी और खरीफ की कुल पैदावार साल 2024-25 में 21 लाख 6 हजार टन हो सकती है, जो बीते साल से कम है। वहीं मूंग की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। घरेलू स्तर पर मूंग की रबी और खरीफ पैदावार
कुल मिलाकर 38,19,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। रही बात मसूर की, तो साल 2024-25 में रबी मसूर की पैदावार 17,72,000 टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। इस वृद्धि के पीछे कई कारण हैं। किसानों द्वारा बेहतर गुणवत्ता के बीजों का उपयोग, उन्नत खेती तकनीकों का अपनाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और सरकार की ओर से दी जा रही सहायता योजनाएं हैं। इसके अलावा दालों की बढ़ती मांग ने भी किसानों को इसकी पैदावार की ओर अधिक प्रोत्साहित किया है। दालों की पैदावार में ये वृद्धि न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम करेगी। इससे किसानों की आयात में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त मात्रा में दालें उपलब्ध होंगी। इस तरह दाल उत्पादन में ये सकारात्मक रुझान भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। तो बिल्कुल अच्छी खबर है ये कि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम दलहन की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे स्तर पर उसका उत्पादन हो रहा है और आंकड़े भी यही दर्शा रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और विश्व भर में बहुत अच्छा निर्यातक के रूप में उभर कर आ रहा है? क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि दलहन के उत्पादन में हम विश्व के नंबर 1 उपभोक्ता, निर्यातक और कंज्यूमर हैं, और इसका सारा श्रेय किसानों को जाता है, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से हम आज इस मुकाम को पा पाए हैं। रही बात उत्पादन की, तो इस साल भी बहुत अच्छी उत्पादन होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दालों से किसानों को बहुत अच्छी आय होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग की भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं। चाहे हम बात करें घरेलू स्तर की या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है, तो किस तरह का लाभ आगे अनुमानित कर सकते हैं हमारे किसान? जी बिल्कुल, अगर जहां तक निर्यात की बात की जाए तो जैसा हमने पहले बताया कि हम विश्व के सबसे बड़े निर्यातक हैं और हमारे दालों की पूरी दुनिया में अच्छी डिमांड है। पिछले साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो काफ़ी अच्छी निर्यात मांग निकल कर आई थी। आने वाले समय में भी निर्यात मांग में अच्छी तेजी की उम्मीद है। बिल्कुल, अच्छी निर्यात मांग की उम्मीद जताई जा रही है। असर पड़ेगा हमारे दलहनों की अगर हम बात करते हैं बाजार भाव पर, तो हमारे किसान जो हैं बिल्कुल यहाँ पर निगरानी बनाकर चलते रहे और अच्छा उत्पादन निश्चित तौर पर करते रहें, जिससे अच्छी आमदनी अर्जित की जा सके आगे चलकर। इसी के साथ दलहन के बाद अब बुलेटिन में बात तिलहनी फसलों की। बता दें कि तिलहनी फसलों की जो कुल पैदावार है उसमें इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। कुल तिलहनी फसलों की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 426 लाख टन से ज्यादा हो सकती है, जिसका असर तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में तिलहनी फसलें कृषि और खाद्य तेल उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली प्रमुख हैं। साल 2024-25 के दौरान इन फसलों की पैदावार देश के कई राज्यों में अच्छी रही है। खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तिलहनी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों की पैदावार 426,09,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। ये आंकड़ा देश में खाद्य तेल की उपलब्धता के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। अगर हम सिर्फ सरसों की बात करें तो इस साल रबी सरसों की पैदावार 126,06,000 टन होने का अनुमान है। मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी की पैदावार में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इन फसलों से देश में खाद्य तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151,80,000 टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। खरीफ अरंडी की उपज 17,30,000 टन, कुल तिल की पैदावार 8,29,000 टन, सूरजमुखी की उपज 1,96,000 टन, जबकि अलसी के बीज की पैदावार
1,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। तिलहनी फसलों की पैदावार में इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को तेल और उससे जुड़े उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही ये कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूती का संकेत है, जो भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो तिलहनी फसलों की अगर हम पैदावार की बात करते हैं, इसमें भी मजबूती का दौर देखने को मिल रहा है। हमारे किसान जो है इस ओर रुझान बढ़ा रहे हैं और अच्छी पैदावार हम कह सकते हैं कि वो सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या हम शिव जी ये कह सकते हैं कि ये देश के लिए एक अच्छा संकेत है कि हम तिलहनी फसलों की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, और इससे हमारे किसान जो हैं कितने लाभान्वित हो सकते हैं? जी, आपने सही कहा, लेकिन अभी मंजिल हमसे थोड़ी दूर है। अभी हम विश्व के चौथे तिलहन उत्पादक देश हैं, तो मुझे लगता है अभी मेहनत की थोड़ी और ज़रूरत है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों से देखा जाए तो हमने काफ़ी तरक्की की है। जहाँ तक तिलहन की बात की जाए, एक तरफ जहाँ उत्पादन में हमने अच्छी तरक्की देखी है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात में भी हमारी अच्छी तरक्की रही है और काफ़ी विदेशी मुद्रा इसके कारण हमारे देश में आई है। मुझे लगता है आने वाले समय में भी तिलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ता रहेगा। किसानों की मेहनत और आने वाले समय में रंग लाएगी। तो मुझे लगता है इसमें किसानों की अच्छी संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में इसकी कीमतों में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अभी भी चौथे स्थान पर है, लेकिन अभी मंजिल थोड़ी दूर है। लेकिन बदलाव हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं और हम इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और अगर लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सबसे पहले स्थान पर भी हमारा देश जरूर पहुंचेगा, और अन्नदाताओं की और हमारी सरकार की यहाँ पर प्रयासों का ही ये नतीजा होगा। और हमारे किसानों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया है कि हमारे किसानों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। आप निगरानी बनाकर चलते सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर अच्छी उपज का अच्छा दाम हासिल करना है, उसके लिए आप ईनाम एप्लीकेशन का साथ ले सकते हैं। जी हाँ, आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए। फिर क्या, जितनी भी देश भर की लिस्टेड मंडियां हैं वहां पर आप अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल जान सकते हैं। जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बेझिझक बिकवाली कीजिए और आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। कह सकते हैं हम कि अपनी मेहनत का अच्छा और सही दाम आप हासिल कर सकते हैं ईनाम की मदद से। तो इसे आप जरूर अपनाइए। ईनाम की बात हो गई, इसके साथ बता दें चले वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी गेहूं और धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि में रोबोटिक्स एक उभरती हुई तकनीक है। हम रोबोट भी भिन्न भिन्न साइजेस के बनाते हैं। हमारा रोबोट 85% पार्ट से भारत में बना हुआ है। इस तरह के रोबोट्स की खासियत ये है, ऊपर खाबर सतहों पे भी आराम से चल सकता है। प्रिसाइजली कंट्रोल्ड तरीके से उस वीड को एक आर्म का यूज करके निकाला जाएगा। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में बात होगी हमारी धान के बारे में, लेकिन पहले हम यहां पर आपको जानकारी देते हैं गेहूं के बाजार की। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन रही थी। जी हां, घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही
गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से एक तो किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि एमएसपी में बदलाव हुआ है, बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को लाभ मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पैदावार भी बढ़ी है। तो शिव जी, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आगे किस तरह का माहौल रह सकता है बाजार में? बहुत अच्छी खबर है और इस तरह से इस साल हम अपने देश में गेहूं का रिकॉर्ड पैदावार देखने जा रहे हैं। लगभग 12 करोड़ टन गेहूं का रिकॉर्ड पैदावार होने जा रहा है, तो एक बहुत अच्छी खबर है। अगर दूसरी बात की जाए कि किसानों की, तो जिस तरह से हमने देखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक निर्यात मांग में थोड़ी कमी बेशी देखने को मिली है, क्योंकि कुछ जो गेहूं चूँकि एक प्रमुख अन्न है, इसलिए सरकार की भी पहल होती है। जैसे 2022 में निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो निर्यात मांग में बेशक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है पिछले दिनों, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी गेहूँ की। बिल्कुल, जब निर्यात मांग में अच्छी तेजी मिलेगी तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे यहाँ पर घरेलू स्तर पर बाजार भाव, और उसके हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। उनकी जो कमाई है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। गेहूं की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं धान की। बता दें कि भारत दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारतीय बासमती अपनी खास सुगंध, लंबे दानों और बेहतरीन स्वाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद लोकप्रिय है। यही कारण है कि इसकी मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। यह आंकड़ा न केवल भारत की कृषि निर्यात क्षमता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारतीय बासमती की मजबूत स्थिति को भी साबित करता है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल हैं। इन देशों में भारतीय बासमती को विशेष रूप से त्योहारों, दावतों और पारंपरिक व्यंजनों के लिए पसंद किया जाता है। खासतौर पर मध्य पूर्वी देशों में भारतीय बासमती का स्वाद और गुणवत्ता बहुत सराहा जाता है। इस सफलता के पीछे कई कारण हैं। किसानों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना, निर्यात मानकों का पालन करना और पैकेजिंग व परिवहन में सुधार करना। सरकार और निर्यातक संस्थानों के सहयोग से भारतीय बासमती को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिली है। बासमती चावल के निर्यात से न केवल देश को विदेशी मुद्रा की अच्छी आमदनी होती है, बल्कि लाखों किसानों और व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ मिलता है। वहीं बात करते हैं गैर बासमती चावल की, तो इसके निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बासमती चावल एक ब्रांड बन गया है और उसका जो निर्यात है काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है और प्रमुख निर्यातकों में शामिल है हमारा देश भारत। तो क्या नजरिया लेकर चलेंगे हमारे, अगर किसानों को हम कहते हैं कि किस तरह से ये बदलाव हो रहे हैं और किसानों के लिए ये जो स्थिति है वो कितनी लाभकारी है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश की चावल, खासकर बासमती चावल की विदेशों में काफ़ी धूम है। मिडिल ईस्ट के देश, ईरान, इराक, यूएई, इन सबों में काफ़ी अच्छा हमारा निर्यात होता है। जहाँ तक आने वाले समय की बात करें, मुझे लगता है कि आने वाले समय में निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो एक अनिश्चितता चल रही है, जिस तरह से अमेरिका ने जो टैरिफ में बढ़ोतरी की है, उससे थोड़े दिनों के लिए मुझे लगता है कि निर्यात थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में बासमती और गैर बासमती के निर्यात में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। घरेलू मांग भी मजबूत होगी, तो किसानों का इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो मांग लगातार अच्छी बनी ही रहती है। साथ ही साथ जैसे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने कहा है कि घरेलू मांग में भी यहाँ पर सकारात्मक संदेश या फिर कहीं संकेत ही देखने को मिल रहे हैं, तो इससे हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। हमारे किसान लगातार अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है और साथ ही साथ आप इनाम का भी सहारा ले सकते हैं। इनाम के जरिए आप जान सकते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में आपकी जिन्स के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। जी हाँ, बस आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 1500 से भी ज्यादा जो मंडियां हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में वो लिस्टेड हैं। आप तमाम जिन्सों की जानकारी घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से या फिर अपने लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हासिल कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अपने मुनाफे को बढ़ाने में आप इनाम का सहारा जरूर लीजिए और इसे जरूर सफल बनाइए। इनाम की बात हो गई, बताते चले वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिया का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ DD किसान पर। दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं धनिया की। बता दें कि देश से होने वाले मसालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में भारत ने 17.99 लाख टन मसाले और मसाला उत्पाद को विदेशों में निर्यात किया है। इससे देश को 39,994.48 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 4,722.65 मिलियन डॉलर है। पिछले साल 2023-24 में भारत ने 15.40 लाख टन मसाले का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 36,958.80 करोड़ रुपए थी और अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत करीब 4,464.17 मिलियन डॉलर थी। वहीं धनिया के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024-25 में धनिया का जो कुल निर्यात है 60,323 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का जो निर्यात रहा था 108,624 टन रहा था। तो मसालों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है निर्यात में। वहीं अगर हम धनिया की बात करते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे जो मसालों में बढ़ोतरी होती जा रही है निर्यात में, मांग अच्छी बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे हमारे किसानों को, व्यापारियों को लाभ मिलेगा? जहाँ तक मसालों की बात करें तो मसालों में भी हम नंबर 1 पे हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे बड़े उपभोक्ता, उत्पादक और निर्यातक हैं। हमारे देश में करीब लगभग 60 मसालों का उत्पादन होता है, जो करीब 200 देशों को निर्यात किए जाते हैं। किसान भाई आने वाले समय में मसालों के खेती करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग मजबूत होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जिससे हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है। बात हो गई धनिया की, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब लाल मिर्च की। बता दें कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले बेचने वाला देशों में से एक है और इसमें लाल मिर्च की मांग सबसे ज्यादा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का जो निर्यात है पिछले 4 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019-20 में भारत ने 4,96,000 टन लाल मिर्च का निर्यात किया था। 2020-21 में ये बढ़कर 6,49,815 टन हो गया।
2021-22 में गिरावट आई और निर्यात घटकर 5,57,144 टन रह गया। 2022-23 में यह और घटकर 5,16,177 टन पर आ गया। फिर 2023-24 में सुधार देखने को मिला और निर्यात 84,907 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर पहुंच गया। अब 2024-25 में ये आंकड़ा 7,15,506 टन तक पहुंच गया है, यानी पिछले साल की तुलना में 1,14,422 टन की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। लाल मिर्च की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होती है और यहीं से देश की करीब 80% मिर्च की पैदावार आती है। तो उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है निर्यात लाल मिर्च का, जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल सकता है। आपको आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे दाम यहां पर मिल सकते हैं, तो ऐसे में मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। ई नाम का भी आप सहारा ले सकते हैं। लाल मिर्च की बात हो गई, आइए इसी के साथ चलते चलते जान लेते हैं क्या है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। क्या कहेंगे शिव जी आप? आने वाले समय में रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां उत्पादन में कमी की आशंका है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग में भी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो ये थी रागी को लेकर हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए हमारे सभी किसानों को, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते डीडी किसान की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को, हमारे अन्नदाताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार। पाने की आरज़ू